अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी पहली वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो मैंने चैप्टर नंबर 8 के लिए आप लोग पहले भी वीडियोस में सपोर्ट दिखाते रहे हैं, और इस जो मैंने पहले अभी वीडियो भेजी थी उस पर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसी चैप्टर नंबर 8 के लिए नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आज इस वीडियो में। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें, और अपने दूसरे दोस्तों को भी मेरी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और लेक्चर्स वगैरह में उनको प्रॉपरली कराची बोर्ड का सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, तो कराची बोर्ड के सिलेबस के रिलेटेड स्पेशली मेरी वीडियोस होती हैं, तो आप अपने स्टडीज़ को इस वीडियोस के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बोर्ड के अलावा कोई स्टूडेंट है, यानी आप खान बोर्ड या किसी और बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आप कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो जो सेम रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो आप इन वीडियोस से कवर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर जाऊँ इन पहले वाली वीडियो में या इस वाली वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, चलते हैं वीडियो की तरफ और नए टॉपिक्स को कवर करते हैं। सामने लिखा है वो है रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें, आई होप सो। तो यहाँ पर रेट लॉ जो होता है, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, हम इसी टॉपिक में पढ़ते हैं। अब ये क्या है सर कि रेट लॉ क्या है, रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, इसके लिए हम एक छोटा सा रिएक्शन लेट करते हैं, बहुत आसान सा। अभी तक मैं आपको वो सिंबलाइज कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इक्वेशन को। A प्लस B yields C प्लस D। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैं साथ में ये लगा देता हूँ X और Y। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब है कि सर यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं जो इक्वेशन में है, ये भी मैं साथ साथ ही आपको बताता चलूंगा। क्या करते हैं, हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया, ये जनरल रिएक्शन हमने कंसीडर कर लिया, ये जनरल रिएक्शन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि रेट क्या होता था। रेट कहता था, रेट बराबर था जो कि dx ओवर dt के बराबर था, असल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। क्या कह रहा हूं मैं कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ। जितनी रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी आपके रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की, उतना ही रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, मैंने यहाँ x लगाया था, याद रखिएगा जब भी हम कंसंट्रेशन बनाते हैं, ये मैंने कंसंट्रेशन ब्रैकेट बनाए हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। x यहाँ, y यहाँ, ये पावर में कन्वर्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि ये रूल है कि जब आप कंसंट्रेशन नोट करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाते हैं। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। आपने कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, दिस इज नोन एज रेट लॉ। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। ये रेट लॉ कहलाता है। क्या कहता है रेट लॉ? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या कहा मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो चीज मैंने कही ये कहलाता है रेट लॉ। तो अब आप इसको अपने पास नोट कीजिए, रेट लॉ लिखिए। रेट लॉ के क्या लिखेंगे आप स्टेटमेंट? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस रेट लॉ को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के लिए आगे चलते हैं। तो मैं ये कर लेता हूं कि मेरे पास जो dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब मैं इसको क्या करता हूं, dx ओवर dt प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर इक्वल्स टू लगा देता हूं, जिसकी वजह से मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है जिसे हम कहते हैं k, और यहां पर a कंसंट्रेशन x और b कंसंट्रेशन y अपना एज इट इज रहता है। ये k क्या लिख दिया सर आपने? ये k कहलाता है रेट कांस्टेंट।
क्या कहते हैं इसको बच्चों? रेट कांस्टेंट कहते हैं इसको। ये है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट से मुराद जब आप किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं यानी कंसंट्रेशन की मौजूदगी में, तो आपकी एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है जो कि है रेट कांस्टेंट। अब बोलेंगे सर क्या रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी भी एक कंडीशन है कि जब भी आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ कर देंगे सिस्टम की, तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी। इसका मतलब रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट है किस चीज से? टेम्परेचर से। लेकिन रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ रिएक्शन से और आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। सर प्रोडक्ट तो छोड़ दिया आपने, क्योंकि सर हमने पीछे ही रेट के बारे में पढ़ा कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करता है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं ली। दूसरी बात, dx over dt is equal to k into concentration of reactant। ये जो चीज मैंने लिखी है, this is known as, ये पूरी चीज जो मैंने लिखी है, ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज कहलाती है रेट एक्सप्रेशन। This is known as rate expression। क्या है रेट एक्सप्रेशन? आप कहते हैं dx over dt is equal to k और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो पूरी मैंने टर्म लिखी है, ये क्या कहलाती है? रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। रेट एक्सप्रेशन कहलाती है, तो अब आप लोग इसको रेट एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। पहले रिएक्शन को हमने जनरली कंसीडर किया, फिर हमने कहा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, यानी ये जो बात बोल रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, ये हमें रेट लॉ बता रहा था। फिर हमने उस रेट लॉ के प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, हमें पता चला एक कांस्टेंट आता है जिसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है। ये रेट कांस्टेंट के आने की वजह से ये जो पूरी एक्सप्रेशन बनी है, इसे रेट एक्सप्रेशन कहा जाता है। कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि ये रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब बनता है, तो जल्दी से इसको कॉपी करें, उसके बाद मैं इसको आगे बताता हूं। तो चलिए हम आते हैं वापसी अपने टॉपिक पे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अभी आपने जो रेट एक्सप्रेशन लिखी थी वो क्या थी? dx over dt is equal रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपके पास दोनों रिएक्टेंट आ गए। रिएक्शन को मैं दोबारा लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। x a plus y b yields to C plus D, यही रिएक्शन है, इसी की बात कर रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि मैं कहता हूं कि सर मैंने जो कंसंट्रेशन ली है A और B की, वो मैं यूनिटी कंसंट्रेशन रखता हूं। सर ये यूनिटी मींस इत्तेहाद तंजीम नहीं सर, यूनिटी मींस इत्तेहाद तंजीम की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूनिटी मींस 1 मोल पर dm क्यूब, यानी 1m की कंसंट्रेशन अगर मैं दोनों रिएक्टेंट की ले लूं, करता हूं मैं भाई एट ए कंसंट्रेशन इक्वल टू 1, बी कंसंट्रेशन इक्वल टू 1, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके इसको। 1 मोल पर dm क्यूब और m, अगर मैं ऐसी कोई कंसंट्रेशन लेता हूं तो मेरी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? मेरी इक्वेशन ये आ जाएगी dx over dt is equal to k into 1 into 1 means, सर ये तो बहुत आसान हो गया, k is equal dx over dt, यानी इस कंडीशन में रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया। ऐसी कंडीशन पे ये जो रेट कांस्टेंट है ये कहलाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या कहा मैंने? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या मतलब? सर अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नोट करना शुरू करें। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? The rate constant which is equal to the rate of chemical reaction is known as specific rate constant। नहीं तो दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, the rate constant on which concentration of reactant should be unity, this rate of constant is known as specific rate
कांस्टेंट। नोट कीजिएगा क्या कहा मैंने, दो डेफिनेशन बताई। एक बताई द रेट कांस्टेंट व्हिच इज डायरेक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, पहली डेफिनेशन। ये लिखना चाहे तो ये नोट करें। आसान एक और डेफिनेशन है कि द रेट कांस्टेंट ऑन व्हिच concentration of reactant should be unity is known as specific rate constant। सर ये तो बहुत आसान था, देखने में तो पता नहीं क्या चीज लग रही थी, पेपर में भी सवाल आता है इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का। बहुत इजी चीज है, कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी नहीं है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैं इसको इस्तेमाल कराऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन एंड अनदर टर्म रेट कांस्टेंट जो कि था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, भी हमने उसके साथ साथ पढ़ लिया। एक बात मैंने अभी बताई, दोबारा दोहरा दूं, जो के होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को एक खास कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं तो कंसंट्रेशन का ताल्लुक रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और रेट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इन केस अगर आपने सिस्टम में रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को चेंज किया, वेरिएबल किया, तो अब आपका रेट कांस्टेंट भी तब्दील हो जाएगा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि अगर रेट को आप इंक्रीज करते हैं या रेट के ऊपर कोई तब्दीली लाते हैं, कंसंट्रेशन पे कोई तब्दीली लाते हैं, तो रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर रेट और रेट कंसंट्रेशन से रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, तो उसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा until you have given another temperature, until you have changed the temperature। जब तक आप टेम्परेचर को तब्दील नहीं कर देते तब तक रेट और कंसंट्रेशन से रेट कांस्टेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां तक हमने एक बहुत अहम चीज को कवर किया। छोटी सी चीज आपको और बता दूं साथ साथ ही, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेट जो होता है वो होता है dx ओवर dt। मैं एक छोटी सी चीज बताने लगा हूं, देख लीजिएगा यहां पर dx ओवर dt। अगर मैंने एक रिएक्शन ले लिया दूसरा, यहां से मैं मिटाकर एक नया रिएक्शन आपके पास लिखता हूं। मेरा रिएक्शन अब आ जाता है A to B। मेरा रिएक्टेंट कौन है, A है। अब मेरे पास अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, dA ओवर dt। कंसंट्रेशन एक ही, टाइम के रिस्पेक्ट से। अब ये अगर मेरे पास माइनस में हो और अगर मेरे पास ये प्लस में हो, तो इसका क्या डिफरेंस है, इसको कैसे बताएंगे। इसका मतलब यह है कि सर अगर मेरी कंसंट्रेशन यानी मेरा जो रेट है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मेरी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज माइनस साइन मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। और इन केस अगर इसको पॉजिटिव से जाहिर करते हैं तो ये पॉजिटिव क्या जाहिर कर रहा है, पॉजिटिव मींस इंक्रीज। समझ में आ गया होगा आपको। यानी मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि एक रिएक्शन में A के साथ क्या होगा, तो आप बोलोगे नेगेटिव साइन बता रही है कि उसके रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव साइन बता रही है कि वो प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो इन केस अगर रेट नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो परेशान नहीं होना। नेगेटिव रेट मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, वो नेगेटिव साइन शो कर रही है, और पॉजिटिव साइन शो कर रही है कि इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसकी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। छोटी सी चीज थी, इसको भी मैंने साथ साथ क्लियर कर दिया। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने अब रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लिया है, तो अब रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स को कुछ सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने लगा हूं कि अगर मेरे पास इक्वेशन है 2NO2 plus O2 yields 2NO3, this is called ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की आपने ऑक्सीडेशन कराई है यहाँ पे, तो उसकी एक्सप्रेशन मैंने लिखी है। इसकी आपने रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, देखें। अगर मैं यहाँ रेट लॉ लिखता हूँ तो रेट लॉ का मतलब होता है dx ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, NO2 मेरे पास आ जाता है, और साथ में
O2 आ जाता है। अब मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि NO2 के ऊपर जो यहाँ कोफिशिएंट है मोल्स को जो जाहिर कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट के ऊपर पावर बन जाती है। O2 के साथ कुछ नहीं तो वहां पे 1 कंसीडर किया जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है रेट लॉ। अब इसको अगर मैं dx/dt इज इक्वल टू KNO2 और O2 ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगी रेट एक्सप्रेशन। तो ये आपने रेट एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है भाई, समझ गए सब? इजी था। अब ये जो रेट एक्सप्रेशन है इसी तरह की मैंने पहले आपको यहां पे बताई है। अब इसी तरह सेकंड मैं आपको यहां पर लिख के देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करें। आप लोग ट्राई करें फटाफट इसको जल्दी से। ठीक है, जिन लोगों ने ट्राई करी है वो पॉज करके ट्राई करें। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो चेक कीजिएगा कि आप लोगों ने ठीक किया है या नहीं। तो ये आपका बन जाएगा dx/dt प्रोपोर्शनल KNO2 पावर 2 O2 एज इट इज। dx/dt is equal to K rate constant with KNO2 पावर और ये O2। ठीक है जी। यहां पे एक बात का ख्याल रखना है कि यहां जो मैं सब कर रहा हूं ये तो इजी था, आप लोगों ने सीख लिया, और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको कुछ टाइम बाद जो है मैं अपनी वीडियोस के साथ साथ अपने PDF नोट्स भी अटैच कर दूंगा, तो आपको वो भी आसानी रहेगी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी वीडियो के एंड में PDF में आपको दे दूंगा, तो आप लोगों ने उसको वहां से भी ट्राई करना, ठीक है। तो ये जो चीज थी dx/dt इज इक्वल टू, ये जो टर्म बनी है इसमें जो ये पावर्स आ रही हैं इनके लिए स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया जाता है। अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जज साहब वाला ऑर्डर नहीं है सर, ये जज साहब वाला ऑर्डर नहीं है, ये है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर क्या बताता है, कैसे काम करता है, इसको हम बताते हैं अभी आपको। उससे पहले आप लोग ये सारी चीजें जो मैंने भी आपको कराई है प्रैक्टिस करिए, इसको अपने पास कॉपी करें। मैंने बहुत लिमिटेड टाइम की वजह से अपने ये 2-4 चीजें ही करी हैं। मैं आपको रिमेनिंग और इसके क्वेश्चन आपको दे दूंगा PDF में, आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि और कोई कंफ्यूजन आपकी रह जाती है किसी इक्वेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने वो कॉपी किया। अब देखें, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पास मैंने नोट कराया है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपली अभी मैंने आपको समझाया, जैसे कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे बताएंगे। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन थी 2NO2 प्लस प्लस O2 yields 2NO3, ये मेरी एक्सप्रेशन थी। इसके मैं अगर रेट लॉ को लिखता हूँ, रेट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी? रेट एक्सप्रेशन बन जाएगी सर, ये रेट एक्सप्रेशन आपने लिखी, इसकी जो पीछे लिखी थी वही लिख देते हैं। dx/dt इज इक्वल टू KNO2 की पावर 2 और O2 एज इट इज। अब देखिए आपको नजर आएगा ये जो पावर है और यहां कोई पावर नहीं है तो 1 है, ये जो पावर है ये दोनों पावर रिएक्टेंट्स की पावर है। जब आप इसका ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर में क्या करेंगे आप, ऑर्डर में ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 2 सम हो जाएगा ये वाले 1 के साथ, यानी जितने भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जो पावर्स आपको नजर आएंगी उन सब पावर्स को सम करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर आंसर आया 3, इसका मतलब आप कहेंगे रिएक्शन पॉजेस थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स।
यानी जो हम उसके मोशन की बात कर रहे हैं, काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, वो थर्ड ऑर्डर में जाकर काइनेटिक्स दिखा रहा है, यानी 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर भी आता है, इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर भी आता है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन नोट करें और 2-3 एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखता हूं, मुझे बताइएगा कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। फिर मैं आपको एक इसके अंदर प्रॉब्लम आती है जो मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा, उसमें मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने सिंपली ऑर्डर निकालने का तरीका बता दिया, लेकिन ऑर्डर को सिंपल ऐसे तरीके से हमेशा नहीं निकालते। जब हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक डेटाज मौजूद होते हैं तो उसके जरिए हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल सिंपल वे में बता रहा हूँ, पहले आप ये कर लें। तो अब आपके पास एक और आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि H2 + O2 gives 2H2। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं कि इस एक्सप्रेशन का मुझे ऑर्डर बताइए। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे आप ऑर्डर निकाल के दिखाएं। इसी तरीके से मैं आपको एक एक्सप्रेशन और लिख देता हूं, 3H2 plus N2 2NH3। ठीक, उसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं 2NH3 N2 + 3H2। इसका भी मुझे आप ऑर्डर निकाल कर बताइएगा। ठीक है, आप इसका ऑर्डर कैलकुलेट करें। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करें, फटाफट करें, खुद से अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और इसको ऑर्डर को कैलकुलेट करें। जो ऑर्डर कैलकुलेट होकर आता है फिर मैं आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू बताता हूं और रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जब तक आप इसको करें। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं ऑर्डर आपको यहाँ दे देता हूं। ऑर्डर इसका निकला होगा आपका सेकंड ऑर्डर और इसका आपके पास निकला होगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, कैसे निकला? सिंपल है, ये कंसंट्रेशन, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, 1 + 1 2। इधर तो सर एक ही रिएक्टेंट था, उसकी पावर 2 थी, तो 2 होगी तो सिंपल सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत सिंपल था। इसमें मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा टाइम, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा कोई स्पेसिफिक चीजें हैं नहीं। ठीक है, मैंने आपको जो मेन पॉइंट उसके कवर कर दिए।